हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है और कुछ चीज़ ऐसा है जो हम लोग को जानना होगा। सो ध्यान से इसको देखना है। ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये सीए या फिर सीए में इंटर के लिए भी एप्लीकेबल है और फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ जिन लोग टैक्सेशन ऑनर्स वाले हैं ना सीयू के अंडर में, ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है, वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट है जिससे एक इंसान अपना इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखाएगा। ठीक है ना। इनकम तो सभी को ही अर्न करता है। अब इनकम कितना अर्न कर रहा है वो तो शो करना होगा ना, तो किसके माध्यम से शो करेगा? वो रिटर्न के थ्रू। तो फटाफट 2 लाइन लिखेंगे हम लोग। रिटर्न ऑफ इनकम इज अ रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम इज अ फॉर्मेट थ्रू विच अ पर्सन के बारे में हम लोग सभी को ही जानते हैं। इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पढ़े थे हम लोग। पर्सन कौन कौन होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में हम लोग पर्सन का डेफिनेशन पढ़े थे। पर्सन में कौन कौन लोग आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सभी कुछ आ जाता है। ठीक है ना। तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू एक पर्सन कैन सबमिट his details of income earned during the previous year। रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू पर्सन क्या करेगा? अपना इनकम का डिटेल को सबमिट करेगा जो वो प्रीवियस ईयर में कमाया है। फुल स्टॉप। अब किसके थ्रू शो करेगा? फॉर्म फिलअप करना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय CBDT। CBDT कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हम लोग इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय CBDT सच एज कौन कौन सा फॉर्म? ITR 1 हो गया, ITR 2 हो गया, ITR 3 हो गया, ITR 4 हो गया, कभी कभी 4S भी आ जाता है, ITR 5, ITR 6, ITR 7 एंड फाइनली ITR V। इतना टाइप का फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ओके। ये जो सारा फॉर्म है ना, ये अलग अलग पर्सन के लिए अप्लाई होता है। ITR 1 कोई भरेगा सैलरीड एम्प्लॉय, ITR 4 बिजनेस वाले भरेंगे, ITR 5 पार्टनरशिप फॉर्म, LLP ये लोग भरेगा। समझ आया? ऐसा। ओके,
अब फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? पैन नंबर होना ज़रूरी है। तो इसके आगे का कहानी है, अ पर्सन मस्ट हैव अ वैलिड पैन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आजकल आधार तो मैंडेटरी हो गया है, आधार नंबर एक्सेट्रा। और फाइनली एक चीज़ और जानना है, दीज फॉर्म्स हैज़ टू बी filled up either online or offline, either online or through offline utility। ठीक है, ये अपना रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या है सर? रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू एक इंसान, मतलब अब पर्सन में सभी लोग आ जाता है, वो लोग अपना इनकम का डिटेल्स शो करता है किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो छूट गया। अब पर्सन कैन सबमिट अ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 139 के बारे में। सेक्शन नंबर 139 क्या चीज़ के लिए है? ये है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है किसको किसको रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरली फाइल करना होता है। सबसे पहला जितना सारा कंपनी है ना और जितना सारा फर्म है, वो लोग को कंपल्सरी बेसिस में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। अ कंपनी या फिर फर्म इज रिक्वायर्ड टू फाइल। अच्छा, ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है ना, हम इसको ना बार बार ROI लिखेंगे। ठीक, ROI। अ कंपनी और फर्म इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम irrespective of इनकम और लॉस। कंपनी और फर्म को तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा कंपल्सरी बेसिस में, भले ही इनकम हो या फिर लॉस हो। सही है। दूसरा, जितना सारा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हो गया, HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट AOP क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर BOI क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर AJP क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ इनकम विदाउट claiming
exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA and 54GB। क्या पढ़े हम लोग अभी? जितना सारा इंडिविजुअल हो गया, HEF हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, इनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। कब? जब इनका इनकम बिना एग्जेम्पशन क्लेम किए ये सारे सेक्शन में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सर ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है अगर एज लेस देन 60 ईयर्स है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। हम लोग स्लैब तो पढ़े हैं ना, टैक्स का स्लैब, तो स्लैब का एकदम फर्स्ट वाला ऑप्शन, जैसे जिनका एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, 80 ईयर्स से कम है, तो उनके लिए अप टू 3 लाख रुपीज़ कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि 3 लाख रुपीज़ हो गया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जिनका एज 60 ईयर से कम है उनके लिए 2.5 लाख रुपए हो गया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और जिनका एज 80 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है उनके लिए 5 लाख रुपीज़ हो गया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। समझ आया? ओके, आई होप समझ आ रहा है सभी कोई को। ये इस बार का अमेंडमेंट है, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, ये सारा एग्जेम्पशन क्लेम करने के पहले अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गया। इसके पहले तक एग्जेम्पशन था अपना सेक्शन 10A था, 10B था, 10BA था, 80C से लेके पूरा 80U तक ये सारा रूल था, लेकिन अभी जो है वो चेंज हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट भी इस बार का अमेंडमेंट है, बड़ा सिंपल है, लिखा हुआ है कोई सा भी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, कोई भी पर्सन है लेकिन कंपनी नहीं है, फर्म भी नहीं है, एंड एनी पर्सन, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, एंड who is not required to furnish return of income। इसका मतलब क्या होता है? कोई सा भी पर्सन है कंपनी और फर्म को छोड़ के और उनको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब बेचारे का इनकम है नहीं, और इनकम है भी तो 2.5 लाख से कम है, ठीक है ना, तो उन लोग के लिए एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराया गया है। एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 1। अच्छा, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है ये, ठीक है, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 इज ऑल्सो required to furnish return of income। क्या लिखा हुआ है? कोई सा भी पर्सन कंपनी फर्म को छोड़ के और जिसको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने का ज़रूरत नहीं है, उन लोग को भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना पड़ेगा अगर इफ़ सच पर्सन during the previous year has deposited an amount
in aggregate exceeding ₹1 करोड़। अगर कंपनी और फर्म को छोड़ के कोई भी पर्सन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने का ज़रूरत नहीं है, उन लोग को भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना पड़ेगा अगर वो लोग पिछले साल में डिपॉजिट किया है एक ऐसा अमाउंट जो 1 करोड़ से ज़्यादा है इन 1 और मोर करंट अकाउंट। जैसे बैंक में करंट अकाउंट होता है ना, बिजनेस का अकाउंट, उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है। इन 1 और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। समझ आया? डिपॉजिट का अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो रिटर्न ऑफ इनकम तो भाई सबमिट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा पॉइंट नंबर बी, इफ सच पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ incurred expenditure amounting to rupees 2 lakh in aggregate। ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? पूरा मिला के, टोटल, सम टोटल का बात हो रहा है। ठीक है, खर्चा किया है 2 लाख रुपया मिला के, 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 लाख और मोर ऐड कर देना, 2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फॉर हिमसेल्फ, चाहे वो खुद के लिए और फॉर एनी अदर पर्सन, फॉर travel to a foreign country। सही है। नेक्स्ट if such person has incurred expenditure of rupees 1 lakh or more in aggregate towards consumption of electricity। आई होप ये सभी को समझ में आया। जिनको रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं करना था उनको भी सबमिट करना पड़ेगा अगर वो लोग ये 3 चीज़ कर लिया है। तो करंट अकाउंट में 1 करोड़ या फिर ज़्यादा रुपया डिपॉजिट कर लिया है, या फिर दूसरा फॉरेन कंट्री में खुद के ट्रैवल के लिए या फिर किसी और के भी कोई और पर्सन के ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया है, या फिर 1 लाख का खुद के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया है, तो उनको भी रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट। ट्रस्ट के नाम का प्रॉपर्टी है और वहाँ से इनकम डिराइव हो रहा है, इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर या तो
चैरिटेबल या फिर कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए। प्रॉपर्टी है, उसको ट्रस्ट के नाम पे रखा है, चैरिटी या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम। Submit his return of income if such income without claiming exemption under section 11 or 12 exceeds the basic exemption लिमिट। समझ आ गया। किसी भी इंसान का अगर इनकम प्रॉपर्टी से आ रहा है और प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम का है और ट्रस्ट को चैरिटेबल या फिर कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, और अगर उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रहा है बिना एग्जम्पशन क्लेम किए सेक्शन 11 या फिर 12 में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गया, और ट्रस्ट के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना होता है 2,50,000 रुपये। समझ आया? बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट, द CEO कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द CEO ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। जितना सारा पॉलिटिकल पार्टी है ना, जैसे अपना दीदी ममता बनर्जी जी, चलबे ना, उनको भी सबमिट करना पड़ेगा। इज़ ऑल्सो required to submit his return of income बिना एग्जम्पशन लिए without if income without claiming exemption, income without claiming exemption under section 13A exceeds the basic exemption limit। समझ आया? जितना सारा पॉलिटिकल पार्टी है उनका CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन कब करना होगा? अगर इनकम बिना सेक्शन 13A का एग्जम्पशन क्लेम किए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, और इनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? सेम 2,50,000 रुपये। ये है हिसाब। आई होप ये सभी को समझ में आया। एक चीज़ और है, ऐसा भी हो सकता है इनकम है नहीं लेकिन प्रॉपर्टी है, तो उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है थोड़ा। अच्छा, हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस तो सभी को ही पढ़े हैं,
है ना। याद है वहाँ पे हम लोग सेक्शन 6 के बारे में पढ़े थे, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के बारे में। ये प्रोविज़न उनके लिए है। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन बीइंग resident but ordinary resident resident in इंडिया। कौन किसके बारे में बात हो रहा है? एक रेसिडेंट के बारे में बात हो रहा है। एक इंसान रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में, ठीक है ना, एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। सही है। अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्या लिखा हुआ है? एक इंसान, एक पर्सन में सभी को ही आ जाता है, वो इंडिया में उसका स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि आम आदमी है इंडिया का, और जिसको रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 139 सबसेक्शन 1, अ पर्सन who at any time during the previous year, किसके बारे में बात हो रहा है? एक पर्सन जो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में, जिसको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने का ज़रूरत नहीं है, जो पिछला साल में कभी भी, अब दो सिचुएशन अराइज होता है। पहला, who at any time during the previous year holds any asset outside India as a बेनिफिशियल ओनर। तो ये इंसान जो है ना, रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में, इसको रिटर्न ऑफ इनकम भी सबमिट नहीं करना है, लेकिन इनका कारनामा है कि पिछले साल में कभी भी अगर ये इंसान इंडिया के बाहर एसेट होल्ड करता है एज अ बेनिफिशियल ओनर, ठीक है ना, या फिर और हैज़ अ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कुछ भी, या तो वो इंसान कोई भी एसेट होल्ड करता है एज अ बेनिफिशियल ओनर, या फिर उसके पास साइन करने का पावर है, वो भी इंडिया के बाहर में, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी। दूसरा, या फिर और इज अ beneficiary of any asset outside India। समझ आया? इंसान इंडिया का है, रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? आम आदमी, इंडिया में रहने वाला इंसान है और ये आम आदमी है इंडिया का। रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं करना है, यानी कि बेचारे के पास इनकम नहीं है, लेकिन फॉरेन में वो एसेट होल्ड करता है, या फिर फॉरेन में किसी भी अकाउंट
पे साइन करने का उसके पास अथॉरिटी है, या फिर वो किसी भी एसेट को होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया एज अ बेनिफिशियरी, ठीक है, तब कहानी गड़बड़ हो जाएगा। देन इन सच केस फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इज मैंडेटरी। समझ आया? एक इंसान इंडिया का आम आदमी है, इंडिया में उसका कोई इनकम नहीं है, तो जाहिर सा बात है रिटर्न ऑफ इनकम भी सबमिट नहीं करना होगा। लेकिन पिछले साल में कभी भी वो कोई भी एसेट होल्ड करता है, वो भी इंडिया के बाहर, एज अ बेनिफिशियल ओनर मतलब मालिक, या फिर उसके पास साइन करने का अथॉरिटी है कोई भी अकाउंट इंडिया के बाहर में, या फिर वो उस एसेट का बेनिफिशियरी है, तो रिटर्न ऑफ इनकम तो भैया सबमिट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज़ याद रखना है, नोट देके लिख दे रहे हैं, ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना एसेट, तो उससे रिलेटेड है। एसेट इंक्लूड्स एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। खाली एसेट, ज़मीन जायदाद का बात नहीं हो रहा है। अगर किसी एंटिटी, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी अगर वो होल्ड करता है ना, तो रिटर्न ऑफ इनकम तो भाई फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया? रहने वाला इंसान है इंडिया का, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का ज़रूरत नहीं है उसको इंडिया में, लेकिन पिछले साल में कभी भी इंडिया के बाहर अगर वो एसेट होल्ड करता है, एसेट में क्या इंक्लूड है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी कंपनी में एज अ बेनिफिशियल ओनर या फिर बेनिफिशियरी, और उसके पास साइनिंग अथॉरिटी भी है, तो रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल करना पड़ेगा, वो भी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है सर, ये बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जो इंसान खुद अपना पैसा लगा के एसेट खरीदता है। मतलब अगर हम पैसा दे के एसेट खरीदते हैं तो हम उस एसेट के कौन होंगे? बेनिफिशियल ओनर होंगे। समझ आया? जैसे फादर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं पैसा देके, तो फादर कौन हुए? बेनिफिशियल ओनर। लेकिन फादर के बाद वो प्रॉपर्टी किसका होगा? या तो सन का होगा या फिर डॉटर का होगा, तो सन और डॉटर को क्या बोला जाएगा? बेनिफिशियरी। समझ आया? यानी कि आफ्टर डेथ या फिर मर्ज़ी के हिसाब से प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है बिना पैसा का लेन देन किए, उसको बोला जाएगा क्या? बेनिफिशियरी। समझ आया? बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्यू डेट के बारे में। ये भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में ही आता है। नेक्स्ट स्टेप ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये अपना सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का ही प्रोविज़न है। बड़ा सिंपल है। दो चीज़ याद रखना है, जितना सारा कंपनी है ना, कंपनी हो गया, कंपनी हो गया या फिर कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी whose accounts is required to be audited under
इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको हम लोग टैक्स ऑडिट बोलते हैं, ठीक है ना। और टैक्स ऑडिट का सेक्शन क्या है? 44AB, 44AB, ठीक है। तो कोई सा भी पर्सन हो गया कंपनी को छोड़ के जिसका अकाउंट का ऑडिटिंग करवाना होगा इनकम टैक्स एक्ट लॉ के हिसाब से, तो उनके लिए जो ड्यू डेट होता है ना, वो होता है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का 30 तारीख, सही है। दूसरा, जितना सारा इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, AOP है, BOI है, AJP है, एंड whose account is not required to be audited under section 44AB, तो इनके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। बड़ा सिंपल, ठीक है ना। अगर इन लोग के लिए ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं चाहिए, टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, तो 31 जुलाई। जिनको ऑडिट करवाना है उसके लिए 30 सितंबर, कंपनी हो LLP हो 30 सितंबर, समझ आया। और फाइनली an SSC who has entered into an international transaction, कोई भी SSC जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है ना, एंड इज required to furnish account report in form number 3CEB under section 92। क्या होता है ना, जिन लोग फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन किया है या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है या फिर कोई भी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ही क्यों ना किया हो, उनको ना अकाउंटेंट यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। वो भी कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 3CEB में। और रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 92E। तो उनके लिए जो ड्यू डेट है ना, वो हो जाता है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, सही है। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर्म नंबर 3CEB, सो ध्यान देना है थोड़ा। आई होप ये सभी को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये था सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 2 तो है नहीं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में। 139 सबसेक्शन 3 क्या चीज़ के लिए है? ये है रिटर्न ऑफ लॉस।